पहले सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, मुझे आज यहाँ खड़ा होकर के बड़ी खुशी हो रही है। बुलाते रहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ के विद्यार्थी बुलाते हैं, तो मुझे क्या लगता है कि जब ये पास कर जाएंगे तो आधे से ज़्यादा विदेश में होंगे। यहाँ तो जगह है नहीं, तो कोई यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो अरब, मलेशिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में भी बुलाते हैं तो वही अनुभव होता है कि यहाँ 50 लाख 60 लाख खर्चा करके डॉक्टर बनने जा रहे हैं। इनके लिए नेपाल में जगह ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, कुछ टिकेंगे, ज़्यादातर बाहर की ओर निकल जाएंगे। कानून के विद्यार्थियों के साथ मेरा विश्वास ये है कि आप में भी कुछ लोग बाहर जरूर जाएंगे, मगर ज़्यादातर यहाँ रहेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ का कानून पढ़ रहे हैं, यहाँ के समाज के बारे में आप समझ रहे हैं, और संभावना है कि यहाँ की राजनीति में आप अपनी जगह ढूंढेंगे। जहाँ रहना होता है वहाँ की राजनीति में अपनी जगह लोग ढूंढते हैं, जहाँ नहीं रहना होता है वहाँ की राजनीति में जगह लोग अपनी नहीं ढूंढते हैं। तो ये एक खुशी की बात है। जब आपको यहाँ रहना है तो आपको विगत के बारे में सोचना पड़ेगा। आप लोगों में बहुत लोगों ने सुना होगा कि इतिहास जो है विजेता लिखता है, जिसकी जीत होती है वही इतिहास या तो लिखता है या लिखवाता है। जो पत्थर पर लकीरें खींच करके लिखी गई है, किसी जमाने में जिनके पास ज्ञान की सत्ता थी उन्होंने वेद लिखा, उपनिषद लिखा। जिनके पास सैनिक सत्ता थी उन्होंने टैबलेट्स लिखे कि संचालन ऐसे होगा शासन का। तो सत्ता प्रमाण बनाती है, प्रमाण के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। उस इतिहास से अलग एक इतिहास होता है जो हम लोग अपने घर में सुनते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। तो जब आप विगत की ओर देखें तो आपको वही सोचना पड़ेगा। सन 1950 तक क्या था, मधेशियों के हालत क्या रही थी? इस देश में रहना है तो सहना है, यही हालत थी। कुछ लोग आगे थे जिनको पढ़ने का मौका मिला था, पटना में जाकर के, दरभंगा में जाकर के, मुजफ्फरपुर में जाकर के, गोरखपुर जाके, बहराइच जाके जो कुछ पढ़ने का मौका मिला था वो संघर्ष में नेपाली कांग्रेस के साथ लग के हो या नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लग के हो, संघर्ष में लगे थे, नहीं लगे थे ऐसी बात नहीं थी। और वहीं से मधेश की बात होती थी। वो सफल नहीं हो पाया। सफल इसलिए नहीं हो पाया कि उस वक्त की विचारधारा क्या थी। विजय राजनीतिक आंदोलनों में व्यक्ति की, समूह की नहीं होती है, विजय या पराजय विचारधारा की होती है। तो सन 1951 में जिस विचारधारा का विजय हुआ वो उदारवाद था, प्रजातंत्र था, समाजवाद था, राष्ट्रीयता था। उसमें मधेश के लिए, जनजाति के लिए कोई जगह नहीं थी। तो जब कोई जगह नहीं मिलेगा तो जगह तो कोई ना कोई ढूंढेगा। तो सन 1951 के बाद हम देखते हैं कि जिन मधेशियों को जगह नहीं मिली थी नए किस्म के विचारधारा में, उन्होंने क्या किया, तराई कांग्रेस के हिसाब से हो या फिर मधेश के स्वतंत्रता के हिसाब से हो, बीरानंद जी की बात हो या रघुनाथ ठाकुर जी की बात हो, क्यों सफल नहीं हुए? सफल तो होना था ना, कुछ एक हद तक तो सफलता मिलनी चाहिए थी। एक ईंट उन लोगों ने डाला जिस पर मधेश का संघर्ष आगे बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। हमें पीछे लौट के देखना होगा कि उनके असफलता का कारण क्या था। अगर आप पीछे लौट के देखें तो दो तीन कारण आपको बड़े स्पष्ट ढंगों में दिखाई देगा। पहला कारण ये था कि वो मधेश के जनता को तैयार नहीं कर रहे थे। वो काठमांडू के सत्ता को घुरकी दे रहे थे कि हम तुमको दिखा देंगे। जब तक आपके पास जनता नहीं है
आप अगर सत्ता को घुर्की देंगे, कोई गंभीरता से नहीं लेगा, कोई गंभीरता। भद्रकाली मिश्र को हराने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा बीपी कोइराला को। एक सामान्य आदमी को ऐसे ही भीड़ में कहा तुम लड़ोगे भद्रकाली मिश्र के विरोध में, उसने कहा हाँ क्यों नहीं लड़ूंगा, और वो जीत गया। क्योंकि जब तक जनता आपके साथ नहीं है तो पहली गलती, जो पहला चरण है मधेश आंदोलन का सन 1950 से 1960 तक का, उसमें अगर देखें तो जनता को साथ नहीं लिया, काठमांडू को घुर्की दे रहे थे। दूसरी गलती जो कर गए, दिल्ली से उनकी अपेक्षा कुछ ज्यादा ही थी। कूटनीति भाईचारे से, समधियाना से नहीं चलता है। दिल्ली को काठमांडू चाहिए थी, दिल्ली को जनकपुर, बीरगंज, नेपालगंज, धनगढ़ी, बिरता मोड़ से कुछ लेना देना नहीं था। वो जानते थे कि भाई ये तो रईती है काठमांडू के, क्या कर लेंगे, दो चार लोग हैं, दो चार लोग को स्कॉलरशिप दे देंगे, ये तो अपने ही लोग हैं, वहां पर तुम लोग मिल के रहो, कह देंगे, मान जाएंगे। रघुनाथ ठाकुर जी आंदोलन करने, आत्मदाह करने दिल्ली पहुंचते थे। उनकी घुर्की दिल्ली में कैसे चलती, जब काठमांडू में घुर्की नहीं चलती थी तो दिल्ली में कैसे चलती। तो इस चरण का, पहले चरण के आंदोलन की दूसरी गलती ये हो गई कि भारत पर कुछ ज्यादा भरोसा कर बैठे। पहली, जनता को संगठित नहीं किया, जागरूक नहीं किया। दूसरी, भारत पर कुछ ज्यादा भरोसा कर बैठे। तीसरी गलती जो पहले चरण में है, सारे आंदोलन के नेतृत्व में मधेश के संभ्रांत थे। चाहे आप सप्तरी के झा की बात करें, कोयलारी के बाबू साहब की बात करें, महोत्तरी में पिपरा के बाबू भैया की बात करें, सरलाही में कुछ यादव बाबुओं की बात करें, वैसे ही सिरहा में भी कुछ यादव बाबुओं की बात करें, बारा में और कैलाली में कुछ मुसलमान अशराफ मुसलमानों की बात करें, परसा में कुछ वैश्य समूह के बड़े व्यापारियों की बात करें, जहां भी कपिलवस्तु में कुछ ब्राह्मण और राजपूतों की बात करें, पूरा आप देख लीजिए। बांके में कुछ अशराफ मुसलमानों की बात करें, तो पूरा जो संभ्रांत था मधेश का, वो अपनी इज्जत मुताबिक शक्ति ढूंढ रहा था। वो जनता को शक्ति देने के लिए तैयार नहीं कर रहा था। वो भी एक तीसरी गलती पहले चरण में हुई थी। इस गलती से पाठ सीखा जाता है। गलती को भुला अगर देंगे तो आप वही गलती बार बार दोहराएंगे। इन गलतियों से पाठ सीखना ये है। अब मधेश आंदोलन के दूसरे चरण में आए, जो कि लगभग सन 1960 से 1980 तक का। पहला चरण 10 साल का था, दूसरा चरण लगभग 20 साल का हुआ। दूसरे चरण में हम क्या देखते हैं कि मधेश का नेतृत्व जो था ना, वो संभ्रांत मध्यम वर्ग और मध्यम जाति को अपने साथ नहीं ले सका। तो जो मध्यम जाति और मध्यम वर्ग के महत्वाकांक्षी राजनीति कर्मी थे, उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि किनके साथ लगने से काठमांडू में जगह बनेगी। तो किनके साथ लगने से बनेगी? मोरंग में दिल बहादुर श्रेष्ठ के साथ लगने से बनेगी, सुनसरी में, सिरहा में आए तो कृष्णचरण श्रेष्ठ के साथ लगने से बनेगी, धनुषा में हेम बहादुर मल्ल के साथ लगने से बनेगी, कौन सा था, बारा में द्रोण शमशेर के साथ लगने से बनेगी। तो जो पहाड़ी पॉपुलिस्ट थे, प्रियतावादी थे, उनके साथ मधेश का एक बहुत बड़ा तबका खड़ा हो गया। वो तबका जिसने पंचायत की राजनीति सीखी, उनको ये लगा कि अगर काठमांडू में जगह बनाना है
तो पहाड़ी मूल का कोई नेता होगा, उसके साथ अगर लगेंगे तो सीडीओ के यहाँ भी जाने से थोड़ा कुर्सी मिल जाएगा, किसी को थानेदार ने पकड़ा है तो छुड़वाने में भी मदद हो जाएगी, किसी अदालत में मुद्दा पड़ा है तो वहां भी थोड़ी आसानी होगी, नौकरी लगवानी है तो हेम बहादुर मल्ल के साथ लगेंगे तो वो खोटो योजना में धनगढ़ी तक पहुंचा देंगे, जंगल का ठेका पट्टा भी मिल जाएगा, वन मंत्री बने हैं तो, और छोटा मोटा जो ठेकेदारी है वो मिलेगा। तो एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ सन 1960 से 1980 के बीच में, जो अभी भी मधेश के राजनीति में बहुत हावी है। वो बात भले ही मधेश की करें, उनका एक ही सिद्धांत है कि किस तरह अपना काम बनाना है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये जो मनोवृत्ति बनी थी इस 20 सालों में बहुत मजबूत है, आसान नहीं है। उसके बाद हम चले आते हैं सन 1980 के बाद के चरण में। सन 1980 से 2000 तक लगभग 20 साल का फिर तीसरा मधेश आंदोलन का चरण आप कह सकते हैं। इस चरण में क्या हुआ कि जो पहाड़ की पार्टियां थी उनको लगा, जैसे राणा काल में हुआ करता था, मधेश तो हमारा मौजा है। माधव नेपाल के लिए रौतहट, गिरजा प्रसाद कोइराला के लिए मोरंग, और जगहों बहुत सारा नाम ले सकते हैं। तो इनके साथ साथ एक अंग्रेजी में बैग कैरियर कहते हैं, उनका ब्रीफ केस लेकर के चलने वाला एक समूह तैयार हुआ। कुछ मधेसी नेतृत्व भी थे मगर उनकी ज्यादा चलती नहीं थी। गांधीवादी महेंद्र नारायण निधि थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे, उनको बनने नहीं दिया गया, यद्यपि उनका दावा सबसे ज्यादा बनता था उस वक्त। तो ये पार्टियों की जो राजनीति थी आज तक, जैसे सन 1960 से 1980 तक का हावी रहा, सन 1980 से 2000 तक का जो पार्टियों का था, चाहे वो सन 1990 के आंदोलन का हो या उससे पहले सन 1980 में जब हर्क गुरुंग रिपोर्ट आया, कोई भी मूलधार के पार्टी साथ खड़ा नहीं हुई थी मधेशियों के साथ, कोई भी नहीं। गजन बाबू बोल रहे थे, यहाँ तक कि मधेश के ही नेता लोग जो थे वो भी डर के मारे कोई खड़ा नहीं हुए थे कि पार्टी हमें अलग ना कर दे, पार्टी में हमारी भविष्य समाप्त ना हो जाए। जो भी विरोध हुआ वो पार्टी से नहीं जुड़े जो लोग थे और जिनको पार्टी से कुछ लेना देना नहीं था, समर्थक थे मगर पार्टी के सदस्य नहीं थे, ऐसे ही लोग सामने आए थे। तो इस चरण में आप देखेंगे सन 1900 से 2000 तक में, जैसे पंचायत काल में एक किस्म का दलाल, थोड़ा शब्द बहुत तीता हो जाता है, नहीं कहूँगा, अंग्रेजी में एक शब्द प्रयोग होता है एजेंट, प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि राजनीति जैसे सन 1960 से 80 तक चली थी, 80 से 2000 तक भी ऐसे ही कुछ प्रतिनिधि की राजनीति चली। क्यों नहीं ये लोग सफल हो पाए? नागरिकता का समस्या क्यों समाधान नहीं हुआ? भाषा और संस्कृति का समस्या क्यों समाधान नहीं हुआ? मधेश की प्रतिनिधित्व क्यों आ नहीं सकी? संघीयता की बात क्यों ओझल में पीछे चली गई? इन सब बातों पर अगर फिर आप लौट के देखें तो आपको वही नजर आएगा कि मधेश में संगठन, मधेश समर्पित संगठन नहीं था। सारे जो संगठन थे पहाड़ियों के हाथ में था और अभी भी वो कायम है, क्योंकि ये 40 साल की लगानी 17 साल में तो नहीं जाएगी। अभी भी आप कहते हैं कि मधेसी पार्टी, नाम बदल दिया, ये किया वो किया। मधेश में मधेसी पार्टियों को कितना मत मिलता है जानते हैं आप लोग?
मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा मत किनको मिला है? दूसरा सबसे ज्यादा मत किनको मिला है? 40 साल की हुई लगानी 16-17 साल में जाती नहीं है। संगठन लंबा समय लगता है, संगठन 2-4 साल में नहीं होता है। तो इस चरण से भी पाठ अगर आप सीखें, नेता तो बहुत बनाया, न कार्य सूची बनाई, न कोई संगठन बनाया, न प्रचार किया, न कैसे इस संगठन को कायम रखा जाए इसके लिए तैयार किया। और सबसे कमजोर पक्ष जो रह गया, वैचारिकी। जो मधेश के नेता है उनमें से एक को आप बुला करके पूछिए कि मधेशवाद का अर्थ आपके लिए क्या है। अगर वैचारिकी है तो उसका कोई सैद्धांतिक आधार होना पड़ा, उसका आर्थिक नीति होना पड़ा, उसका राजनीतिक कार्यक्रम होना पड़ा। आप जितनी भी बातें अभी गिना रहे हैं कि संघीयता चाहिए, क्यों चाहिए संघीयता? उसका राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीतिक सिद्धांत है कि स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। स्वशासन का अधिकार के आधार के लिए आधार क्या क्या बनने हैं, ये होना चाहिए। आप कहते हैं कि नागरिकता चाहिए, नागरिकता का सैद्धांतिक आधार है। एक आधार है कि अनुवांशिकी पर नागरिकता मिलती है, दूसरा आधार है वहां आपकी पैदाइश हुई हो तब नागरिकता मिलती है, तीसरा आधार होता है कि आपने अंगीकार किया हो नागरिकता, तब नागरिकता मिलता है। मधेशवाद में नागरिकता की सैद्धांतिकी क्या है? कोई आपको जवाब नहीं दे पाएगा। कहते हैं नागरिकता नहीं, पहले सैद्धांतिकी स्पष्ट नहीं करेंगे, वैचारिकी स्पष्ट नहीं करेंगे तो नागरिकता का बात कहां से आएगा? वो संसद में, संसद से आपको कोई अधिकार मिलेगा इस भ्रम में नहीं रहिए। अगर सारे मधेसी भी सिर्फ मधेसी उम्मीदवार को वोट दिए तो आपको कुल मिला के 25 से 30%, उससे ज्यादा कभी भी संसद में आपकी सांख्यिकी नहीं पहुंचेगी। उससे संविधान संशोधन की बात तो दूर रही, आप कोई कानून भी नहीं बना पाएंगे। और कोई भी व्यक्ति अपना शक्ति, व्यक्ति हो या समुदाय, कोई भी अपनी इच्छा से अपनी शक्ति नहीं छोड़ता है। तो क्यों आपके लिए, आप कितना भी तर्क कर लीजिए, तर्क से कोई शक्ति छोड़ता नहीं है। बहुत कोशिश करके देख लिया है। विनती पत्र की, मधेश के नाम पर विनती पत्र की राजनीति तो गिरिजा बाबुलाई मैले निवेदन गरेको छु, उहाँले सुन्नुहुन्छ। माधव नेपाल त मधेसमै बस्ने हो नि, मैथिली पनि बोल्नुहुन्छ, बजै छथिन, बड़ नीक से बजै छथिन, सुनलखिन, बट बहुत देर तक सब बात सुनलखिन, हमर बात तो उठैथिन। कोई विनती पत्र से अधिकार नहीं मिलता है, तर्क से अधिकार नहीं मिलता है। अदालत कोई भी निर्णय कर दे, क्यों अपना शक्ति कोई छोड़ेगा? आपके हाथ में अगर कुछ लग गया हो और कोई कहने आए मालिक आपको तो बहुत है, भगवान ने बहुत दिया है, 2-4 हजार मुझे भी दे दीजिए, तो आप 10 रुपए दे देंगे, 100 रुपए देने वाले नहीं है। शक्ति ऐसे वितरण नहीं होता है। इसीलिए वैचारिकी के आधार पर जनता को संगठित करके उसके बाद कार्यसूची बनाई जाती है। हम उल्टे चल रहे हैं। बैलगाड़ी को ले जाना है आगे, बैल जो दिया है पीछे, तो आगे जाएगा कैसे? आप तान के ले जाएंगे, आप 2 बैलों में कितना भी लोगों को लगा दीजिए, 10 लोग, वो आगे नहीं ले जा पाएगा वो बैलगाड़ी को, वो दिक्कत है। तो वो एक गलती जो सन 1980 से 2000 के बीच से है, उससे हमें सीखनी है। सीखने की कोशिश नहीं हुई है ऐसी बात नहीं है। मधेसी जनाधिकार फोरम जो उपेंद्र यादव ने शुरू किया था, शुरू में विराटनगर में, उसका मूल उद्देश्य वैचारिकी का निर्माण था। मूल उद्देश्य था कि एक वैचारिकी बने जो कि माओवाद से अलग है, हिंसा से अलग है, जो कि सबको एक साथ लेके चलने के
के लिए मधेशवाद की तैयारी हो, इसीलिए उसमें बहुत सारे दल के लोग लगे हुए थे। वो खुद हिमालय से माओवादी होते हुए आए थे, उसमें बहुतों का योगदान था। मगर शायद जैसा कि राजनीति में होता है, अगर आपको पहाड़ पर चढ़ना है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चढ़ पाएंगे या नहीं, गिरने का डर भी रहता है, रास्ते में बारिश होगी, कोई आपको कहेगा कि ये सीढ़ी मैं डाल रहा हूं, मेरे हेलीकॉप्टर में आ जाओ, मैं सीधे तुमको वहां पर पहाड़ के ऊपर तुमको पहुंचा दूंगा, तो इंसान है, लोग तो लगता है। उपेंद्र यादव जी को लगा कि माओवादियों का विरोध करके अगर मधेशवादी नेता बना जा सकता है तो मधेशवाद के पीछे क्यों लगे, तो बन गए। वो माओवादी के विरोध में लग के गौर कांड हुआ, मधेश के सर्वप्रिय नेता के रूप में स्थापित हो गए। मगर जितनी आसानी से वहां पहुंचे, वहां टिकना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जो आपको वहां हेलीकॉप्टर पर ले गया है, वहां से आपको ले जाने में भले ही थोड़ी मेहनत पड़ी हो, उतारने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना। तो वो एक बात जो स्थायी सत्ता के साथ कुछ देर के लिए ही सही जो उनका समझौता था, प्रत्युत्पादक ठहरा मधेश की राजनीति के लिए, उनके लिए नहीं। व्यक्तिगत रूप में वो अभी भी मधेश के सम्मानित नेता हैं, उप प्रधानमंत्री हो चुके हैं, सत्ता के गठबंधन के प्रतिष्ठित नेता हैं। व्यक्तिगत रूप में उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, उनके लिए सीट चाहे 10 आए, 20 आए, 50 आए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। समझौता करके अपने हिसाब में राजनीति में अपनी जगह उन्होंने बना लिया। वेदानंद झा जी ने भी बना लिया था, बाद के जो गजेंद्र बाबू भी लबेदा सुरवाल पहन के मंत्री बन गए थे। तो हो जाता है, क्या कहते हैं, बद्री मंडल भी पहले नेपाल के मधेसी उप प्रधानमंत्री बद्री मंडल हुए थे, कोई पार्टी से नहीं आया था, राजा ने बनाया था। तो व्यक्तिगत रूप में जगह बना लेते हैं लोग, समुदाय को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इससे तीसरा कह लीजिए एक पाठ ये सीखना है कि जल्दीबाजी में काम नहीं करिए। ये लंबा संघर्ष है मधेश का, ये कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं सन 2008 के, जो कि 2000 से 2010 का ही चरण है। फिर हम देखते हैं कि फिर से दिल्ली की ओर देखने की बात, कभी 8 बुधे सहमति कह रखा है, कभी कितने बुधे सहमति कर रखा है, राजदूत डिनर के लिए बुला रहे हैं। अरे भाई, कोई आपके लिए कुछ करेगा, कुछ देगा, शक्ति का संबंध ऐसा होता है। अब आजकल का तो नहीं मालूम है, कृषि के लिए हमारे यहाँ बोइन कहते थे मैथिली में, अभी के नेपाली के भाषा में जाला, हिंदी में मेहनत आना। अगर किसी कृषक मजदूर को आपने मेहनताना 500 रुपए दिया है, तो आपकी अपेक्षा होगी कि वो कम से कम 1000 रुपए का काम करे। तो राजदूत अगर आपको बुला के आपके लिए कुछ 500 रुपए बराबर का काम कराएगा, तो उसकी अपेक्षा होगी कि आप उसकी वफादारी 1000 रुपए की करें। तो नुकसान हुआ ना, व्यक्तिगत रूप में वो 500 आपको मिल गया, या 2-4 को मिल गए, 10 को मिल गए, 20 को मिल गए, मगर जो देश के 30% जनता है, 1/3 लगभग 1 करोड़ मधेसियों में से लगभग अगर 10 को, 20 को, 100 को, 1000 को, 2000 को भी 500 मिलता है, बाकी के 500 तो 1 करोड़ के जेब से जाएंगे ना प्रति व्यक्ति, तो नुकसान में रहेंगे।
मैं बार बार कहता हूं कि कोई अगर कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं पहुंचा दूंगा, जल्दी पहुंचा दूंगा, 10 दिन का रास्ता 1 दिन में पहुंचा दूंगा, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। ऐसा कुछ होता नहीं है। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन पॉलिटिक्स। राजनीति में कोई छोटा रास्ता नहीं होता है। कोई कहता है कि छोटा रास्ता है तो उसमें खतरे ज्यादा हैं, सावधान होने की जरूरत है। और हम सब लोग मानवीय हैं। कितना भी कोई कह ले कि मैं तो समाज की सोचता हूं, समुदाय की सोचता हूं, एक बिंदु आता है जहां जाकर के हमें सोचने लग जाते हैं कि मेरा भी तो इसमें कुछ है ना, मेरे परिवार का कुछ है ना, मेरे समुदाय का कुछ है ना। ऐसा एक वक्त आता है। अब इसके बाद हम अभी का जो चरण चल रहा है, सन 2010 के बाद के चरण की बात करें। हमारी प्रतिनिधित्व पहली संविधान सभा में मजबूत थी। अगर पहले संविधान सभा से संविधान बन पाता तो उम्मीद रख सकते थे कि अभी जो है उससे कुछ बेहतर होता। ये मेरा अनुमान है। वैसे तो कहते हैं कि जो छूट गई मछली पोखरी में, नदी में, वो हमेशा बड़ा दिखता है, हाथ आया हुआ छोटा दिखता है। मानवीय प्रवृत्ति है, हो सकता है मैं गलत हूं, मगर हमारी जो प्रतिनिधित्व थी और जनजाति के साथ, दलित के साथ, नारी समूहों के साथ जो एक किस्म की ऐक्यबद्धता बनी थी, माओवादियों का भ्रष्टीकरण पूरी तरह से नहीं हो पाया था उस समय तक। तो पहले संविधान सभा से अगर संविधान बन पाती तो शायद कुछ ज्यादा मिलता। हमने क्या किया, मधेश के आंदोलनकारी, राजनीतिक दल, जनजातीय आंदोलनकारी, हमने क्या किया कि 2 चिड़िया है वहां, 2 को पकड़ने के लिए हाथ में जो एक था उसको फुर्र से उड़ने दिया। तो जो हाथ में था वो उड़ गया और जो झाड़ी से 2 मिलने वाली थी वो तो फुर्र से पहले ही देखते ही उड़ गई। तो हाथ खाली का खाली रह गया। सन 2010 के बाद का चरण देखें, खास करके जब पहला संविधान सभा भंग होता है, मधेश के सारे सपने एक साथ टूट जाते हैं। आंदोलन सन 2015 का जो था, जनता ने नेताओं से कहा, अगुवाओं से कहा कि तुम निराश मत हो, तुम्हारे सपनों को हम जोड़ेंगे, अपने खून से जोड़ेंगे। खून दिया उन्होंने सपनों को जोड़ने के लिए। हमने क्या दिया उन्हें? समझौता किया, चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, ऐसी स्थिति में हम पहुंच गए हैं। मैं बार बार कहता हूं कि सबसे ज्यादा अन्याय इस संविधान ने थारू और मधेशियों से किया है। मगर इस संविधान को रक्षा के लिए सबसे पहले पंक्ति पर खड़ा होना भी मधेसी और थारू को पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये संविधान अगर गया तो फिर दूसरा कैसा आएगा, कितना डरावना होगा, नहीं मालूम है। संघीयता है, नाम मात्र का है, कुछ नहीं है। वो 2-4 मंत्री, मुख्यमंत्री गाड़ी वगैरह चढ़ते हैं, सलामी लेते हैं गवर्नर साहब लोग, उसे ज्यादा तो खास नहीं है ना। बाकी अधिकार तो ग्रामीण नगर पालिका और शहरी नगर पालिका, उनके मेयर साहब लोग करते हैं, और संघीय सरकार बाकी सब कुछ करती है। और ज्यादा केंद्रीकरण हो रहा है, कुछ नहीं है। मगर कहने के लिए एक अवधारणा की संघीयता नाम में ही सही इस संविधान में है।
कहना तो बड़ा आसान है कि ऐसी संघीयता की जगह कोई संघीयता नहीं हो। अगर नहीं हुआ तो किसी कहने में नेता लोगों को तो शर्म आने लगी है, लेकिन आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी। इसलिए नहीं होती है कि संघ के नाम पर एक मध्य प्रदेश है, उसको आप विदेशी कहेंगे तो कहिए कि पूरा प्रदेश विदेशी है, नहीं कह सकते हैं। आप कहीं के भी मधेसी हो, किसी भी प्रदेश के, आप मधेसी दाबी के साथ कह सकते हैं। कोई नहीं कहेगा कि सारा मधेसी विदेशी है, कोई नहीं कहेगा। नेपाल में मधेसी छत्र मधेश छैन कहने वाले जो पहाड़ी नेतागण थे, उनके मुंह पर गोबर पोता गया है मध्य प्रदेश गठन होकर। नेपाल में मधेसी ही नहीं है, नेपाल में मधेश भी है। इतना तो हुआ है ना संघीयता से, समावेशिता से ज्यादा कुछ नहीं मिला है, नहीं मिला है। मगर दो चार खड़े दिखते हैं अभी इसी हॉल में। वैसे मैं ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं, ज्यादा बेटे भतीजे हैं, मगर कुछ बेटियां भतीजियां भी हैं। कल को जा करके शासन में वो खड़ी होगी, मधेश में आंदोलन होगा। शासन में खड़ा होना आंदोलन का एक घोषणा होता है, क्योंकि तब समझ में आता है कि शासन क्या है। मधेश विद्रोह सन 2007 का करने वालों में ज्यादातर ऐसे लोग थे जो नेपाल के प्रशासन सेवा में रह चुके थे। माइती घर मंडला में जाने से पहले उन्होंने अपना अपना ढाका टोपी निकाल करके जेब में रखा और तब गए, क्योंकि देखा था कि सत्ता में होने से क्या असर होता है। तो भले ही आरक्षण से आप बहुत कम लोग जाएं, 2 जाएं, 4 जाएं, आपको अनुभूति होगी कि क्या नहीं था, क्या है और क्या हो सकता है। तो ये भी एक सीढ़ी है, मिल रही है। नागरिकता की बात करें, संस्कृति की बात करें, मुझे याद है सीके राउत जी तो उस वक्त बहुत बड़े राष्ट्रवादी हुआ करते थे। उनके साथ दीपक शाह जी हैं, वो एक प्रस्ताव लेकर के आए हैं कि एक मंदिर बनानी है पुल चौक में, इंजीनियरिंग कैंपस में। बहुत क्रांतिकारी बात हुआ था उस वक्त के लिए। अभी सरस्वती पूजा में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में हर एक स्ट्रीम के मधेसी विद्यार्थियों का जमावाड़ा होता है वहां पर। तो संस्कृति का एक पहचान, काठमांडू में होली मनाई जाती है, मधेश के होली के दिन भी नाइयों का होलैया सड़क पर निकलता है। दुर्गा पूजा एक रोटरी क्लब में हुआ करती थी और एक ज्ञानेश्वर में, मुझे याद है, सिर्फ 2 जगह। अभी 50 जगह दुर्गा पूजा होता है यहाँ पर। तो इन छोटी छोटी बातों से एक संकेत मिलता है और इस संकेत का अपना महत्व है। मेरी आदत है कि मैं बोलने लगता हूं तो बस बोलता ही चला जाता हूं। अगर आप लोग कहें तो मैं रुक जाऊं या 5 मिनट और अपनी बात में खत्म कर दूं। चलिए, तो वहां से हम क्या फिर से पाठ सीखते हैं। अब सारे पाठों को आप एक साथ रखें। आंदोलन के पहले चरण का पाठ कि जनता को जागरूक किए बगैर आप नेता बना सकते हैं, मगर कार्यसूची स्थापित नहीं कर सकते हैं, अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं। दूसरा पाठ दूसरे चरण के आंदोलन से सीखा। वो दूसरा पाठ ये था कि कितनी भी मित्रता हो, अमेरिका के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से, भारत के सहयोग से अधिकार अगर मिलता तो सेना भेजा था भारत ने श्रीलंका में तमिलेलम के लिए, नहीं हुआ। जनता को तैयार करना पड़ता है, दूसरा पाठ। तीसरा पाठ जो हम सीखते हैं हमारी असफलताओं से, विगत के असफलताओं से, तीसरा
पाठ जो हम सीखते हैं कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, अपने क्षमता को बढ़ाना है। आप अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, खुद ही को बुलंद करेंगे, तो खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को जब आप बुलंद करेंगे तो काठमांडू भी आपसे पूछेगा कि भाई क्या करना चाह रहे हो आप, आंदोलन करिए अच्छी तरह से, तो दिल्ली वाले भी आ जाएंगे कि भाई हमारा भी है इसमें कुछ में, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। अमेरिका वाले आएंगे, चीन वाले आएंगे, जापान वाले आएंगे, आप उनके यहाँ मत जाइए। आप ऐसा बनिए कि वो आपके दरवाजे पर आए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। चौथी बात हमने वो सीखनी है। अब पांचवी बात जो हमें सीखनी है, जल्दीबाजी तो नहीं करनी है, मगर आदमी का संघर्ष का काल भी बहुत लंबा नहीं हो सकता है। आप लोग तो अभी युवा है, औसत उम्र आपकी कितनी होगी? 20-22 साल होगी। औसत आयु नेपाली की बढ़ती जा रही है, अभी 70 से ऊपर है। आप लोगों के जमाने तक 100 तक पहुंच जाएगा, या हो सकता है 100 से ऊपर जाए, जिस हिसाब से चिकित्सा शास्त्र में, स्वास्थ्य में हर जगह प्रगति हो रही है। हो सकता है औसत आयु 100 पहुंच जाए आप लोगों के काल में। तो अगर 100 पहुंच जाता है और 75 साल तक आप क्रियाशील रहते हैं, तो 50 वर्ष आपके लिए है काम करने के लिए। आपके हाथ में संघर्ष करने के लिए आधी शताब्दी है, जितनी पुश्तों गुजर जाती थी किसी समय। तो 50 साल का अगर कार्य योजना बनाए आप लोग आज की तिथि से, तो वो पूरी तरह से व्यावहारिक होगी। उसके बाद सिर्फ हम असफलताओं से नहीं सीखते हैं, कितनी सारी बातें होती है जो हम अपनी सफलताओं से भी सीखते हैं। उन सफलताओं से पहले सीखने वाली बात जो है, किसी वक्त काठमांडू के दीवारों पर लिखा गया कि गर्व से कहूं हम मधेसी छी, धरती पुत्र छी, विदेशी नहीं छी। मैथिली में लिखा गया था, जगह जगह हिंदी में भी लिखा गया था। मधेश आंदोलन में मधेश सरकार लिखा गया था। तो अपनी उम्मीदों को ऊपर उठाएं। व्यावहारिक क्या है, ये बात समझौता से निर्धारण होता है। आंदोलन व्यावहारिक बात सिर्फ करने से आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन जब एक प्रदेश एक प्रदेश का आंदोलन हुआ, तो अपेक्षा थी कि कम से कम एक मधेश 2 प्रदेश होगा। नहीं हुआ। अभी के स्थिति में एक छोटा सा, एक कहते हैं ना जिसको टीका लगाना, एक बहुत बड़ा सिर है और कुछ अंग नहीं मिला, एक टीका लगाने की जगह मिल गई मधेश। तो ये व्यावहारिकता अपनी जगह है, मिला नहीं मिला, लेकिन अपनी उम्मीदों को बढ़ा के रखिए। कम से कम आपकी उम्र में, हम लोग अब नहीं कर सकते हैं, आपकी उम्र में अपनी उम्मीदों को बढ़ा के रखिए। हम सिर्फ मधेश पर नहीं शासन करेंगे, हम नेपाल पर शासन करेंगे। तुमने हम पर 250 शासन किया, अत्याचार किया। हम मौका लेंगे, लड़के लेंगे, हम तुम पर भी शासन करेंगे, मगर अत्याचार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने भोगा। अपनी उम्मीदों को वहां रखिए कि देश सिर्फ मधेश आपका नहीं है, ये देश आपका है। आपके पुरखों ने बहुत पसीना बहाया है, बहुत खून बहाया है, तब जाके ये देश आपका बना है। इसीलिए जो स्वतंत्र मधेश की बात करते हैं, स्वाधीन मधेश की बात करते हैं, उनसे मेरी ज्यादा सहानुभूति नहीं रहती है। इसका तो अर्थ ये हुआ कि जितना पुरखों ने जो त्याग किया था पुश्तों से, सबको छोड़ के हम भाग जाएं, तो जब भागना ही है तो यूरोप अमेरिका जाएं, और विकसित देश है। यहाँ क्यों भागना है भाई? लड़ना है तो अपना पूरे देश पर हक
भी स्थापित करने के लिए लड़ना है। इन उम्मीदों को बढ़ाने का वो भी अपनी सफलता से पाठ सीखिए। राष्ट्रपति बना लिए हैं, उपराष्ट्रपति बना लिए हैं, उप प्रधानमंत्री बना लिए हैं, गृह मंत्री बना लिए हैं, क्या क्या बचा है? अब प्रधानमंत्री बनाएंगे, अर्थमंत्री बनाएंगे, राजदूत भी कई जगह हो गए हैं, बड़े राजदूतावासों में अब अपने लोग जाएंगे, न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश कितने हो गए हैं, फिर होंगे, न्यायाधीश में भी होंगे, अभी पीछे हटना पड़ा है। दौड़ लगाने वाले जब पीछे लौटे तो समझिए कि लंबी दौड़ लेने वाला है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सफलताओं से दूसरा पाठ सीखने की वो है। और तीसरी पाठ जो अपनी सफलता से सीखने का है कि तैयारी में लगे रहना है। मैं बार बार कहते रहता हूं, अंग्रेजी में 3 शब्द प्रयोग होते हैं कि किसी समुदाय पर अगर अत्याचार हुआ हो तो कैसे उसका सामना किया जाए। सबसे इमोशनल, भावनात्मक होता है जिसको रिबेलियन कहते हैं, विद्रोह करना। विद्रोही के पास कोई वैकल्पिक खाका नहीं होता है कि आगे हम क्या करेंगे। एक बंदूक लेकर के निकल पड़े, सबको हम दिखा देंगे, वो संघर्ष करेगा, अंत में मारा जाएगा। हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा, चंबल घाटी के डाकुओं को किसी समय विद्रोही कहा जाता था। दूसरा तरीका होता है क्रांतिकारियों का। क्रांतिकारियों के पास सिर्फ विद्रोह की बात नहीं होती है, एक वैकल्पिक खाका होता है कि हम सफल हुए तो क्या करेंगे, असफल हुए तो क्या करेंगे। सफल हुए तो हम किस किस्म की वैचारिकी लागू करेंगे, कौन सी शासन व्यवस्था होगी, कैसी अर्थनीति होगी, कैसी कूटनीति होगी। अगर असफल हुए तो फिर दूसरी क्रांति की तैयारी किस तरह से की जाएगी, कौन से नेतृत्व अपने जगह पर आएंगे। क्रांतिकारी इतना सोचते हैं। तीसरा जो उपाय होता है जिसको आंदोलन कहते हैं, और आपने मधेश आंदोलन का शब्द प्रयोग किया है, मूवमेंट, रिवोल्ट, रिवोल्यूशन एंड मूवमेंट। आंदोलन की अगर आप बात करते हैं तो आंदोलन यथास्थिति में परिवर्तन की बात करता है, गति की बात करता है, प्रगति की बात करता है, उलटने की बात नहीं करता है। तो आंदोलन में समय बहुत ज्यादा लगता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अगर कम से कम आप 1857 से हिसाब करें, 1947 तक 90 साल लगा था, जबकि इंग्लैंड बहुत थक चुकी थी 2 विश्व युद्ध लड़ने के बाद, फिर भी 90 साल लगा था। आंदोलन लंबा चलता है, आंदोलन में हड़बड़ी के लिए जगह नहीं रहती है। आंदोलन में हड़बड़ी करने की वजह से गांधी कहते थे कि नहीं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, विभाजन स्वीकार किसी हालत में नहीं है। मगर कुछ क्रांतिकारी निकले, उन्होंने कहा नहीं, आज का आज मुझे स्वतंत्रता चाहिए, तो विभाजन स्वीकार कर लेना पड़ा। आंदोलन में उसमें बहुत वक्त लगता है। मानव जन्म हजारों लाखों साल से हो रहा है, अभी भी बच्चे पेट में 7 से 9 महीने तो रहते हैं ना, जल्दी हो गए तो 7 महीने, ज्यादा हो गया तो 9 महीना से कुछ ज्यादा। तो जितना वक्त लगना है उतना वक्त लगता ही है। तो आंदोलन को लंबे समय तक रखने के लिए क्या तैयारियां करनी है, उस पर ध्यान दें। पहली तैयारी वैचारिकी स्पष्ट हो, जो कि बहुत कमजोर है, वैचारिक धार। मैं मधेशवादी दल, मधेसी दल ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं करता, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तब होता जब सारा मधेश एक स्वर से उनके पक्ष में मत देता। वो तो छोटे छोटे माइनर पार्टीज, फ्रिंज पार्टीज हैं,
तो फ्रिंज पार्टी से आप अगर मधेश के लिए कुछ अपेक्षा रखते हैं तो जिसको आपने मत दिया है उससे आप जवाबदेहिता मांगिए, उससे आप हिसाब मांगिए। जो झोला लेके पीछे पीछे चलने वाले बने हैं उनसे हिसाब मांगेंगे तो कहेगा भाई मालिक से पूछ लो, नहीं यही ना कहेंगे। तो मैं वो शब्द प्रयोग करने के चक्कर में नहीं हूं। मधेश की वैचारिकी बनाने की जरूरत है। दूसरी बात, अभी जितने भी दल हैं उन्होंने यथास्थिति को स्वीकार कर लिया है, इसी संविधान को स्वीकार किया है, इसी संविधान के अंतर्गत निर्वाचन में भाग लिए हैं, दल का दर्ता हुआ है, अपना हिसाब किताब बुझाते हैं निर्वाचन आयोग को, यहाँ के नियम कानून के अनुसार चलते हैं। उनको आप मधेश का प्रतिनिधि मूलक संगठन ना माने, प्रतिनिधि मूलक संगठन आप बनाएं। जैसे तराई मधेश कानून विद्यार्थी समाज है, विकास जी है यहाँ पर, तराई मधेश विकास मंच से जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे संगठन बनने जरूरी हैं जो कि अभी के यथास्थिति में एम्बेडेड, इनके साथ कमरे में बंद नहीं है, कमरे के अंदर पांव दबा रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं नहीं मालूम, मगर इनके साथ सत्ताधारियों के साथ जो कमरे में बंद नहीं है, ऐसे संगठन बनने जरूरी है वैचारिकी के बाद। तीसरी बात जो आंदोलन के लिए करनी है, अभी तक जो मधेश के नेता आए हैं, चाहे वो हिमालय के रहे हो, नेपाली कांग्रेस के रहे हो, या फिर किसी जमाने का तमलोपा के रहे हो, या मधेसी जनाधिकार फोरम के रहे हो, वो सब उन्होंने अपना काम अच्छी तरह से किया। वो टेम्पो चलाने वाले ड्राइवर्स थे, टेम्पो चलाने वाले ड्राइवर मिनी बस चलाएंगे, बस चलाएंगे, फिर उनके हाथ में ट्रक आएगा, कितना भी सीख ले वो हेलीकॉप्टर चलाने लायक कभी नहीं बनेंगे। जब प्रविधि बदलता है उसके साथ साथ चालक की प्रवृत्ति बदलनी पड़ती है। अब का संगठन जो होगा उसके, उन्होंने जो किया वो धन्यवाद के पात्र है, हम लोग कृतज्ञ हैं, क्योंकि आज जो हम हैं उसमें उनका बहुत देन रहा है। राम नारायण मिश्र जी नेपाली कांग्रेस से काम कर रहे थे, उनका भी देन रहा है। गजेंद्र नारायण सिंह भी कांग्रेस से थे, उनका भी, बाद में सद्भावना परिषद, उनका भी देन रहा है। हमारे तिवारी जी बीरगंज के थे, उनका देन रहा है। काशी प्रसाद श्रीवास्तव थे, उनका देन रहा है। सबका देन रहा है। वैसे ही कोई आसमान से नहीं टपकता है। मैं यहाँ आज खड़ा होकर के नेपाल के कानून के विद्यार्थियों के सामने हिंदी में बोल रहा हूँ, ये रातों रात नहीं हुआ है। इसमें बहुतों का खून बहा है, बहुतों का पसीना गया है, बौद्धिक काम हुआ है। हम कृतज्ञ हैं। बैलगाड़ी का बैलवान हो, उसने अपना काम अच्छी तरह से किया। टेम्पो ड्राइवर ने अच्छी तरह से काम किया। मिनी बस भी बहुत अच्छी तरह से चलाया, बगैर एक्सीडेंट के ले आया। बस भी अच्छी तरह से चलाया, ट्रक भी अच्छी तरह से चलाया। अब हेलीकॉप्टर पर बैठना है, रॉकेट का कंट्रोल हाथ में लेना है। तो नए किस्म की प्रविधि के साथ साथ नए किस्म की नेतृत्व की जरूरत है। ऐसा नेतृत्व जिसके पांव जमीन पर हो मगर सोच आकाश में हो। सोशल मीडिया ने क्या कर दिया है कि सोच तो आकाश पर है मगर पांव जमीन पर नहीं है। कितने दिन आप अपने गांव के घर में जाते हैं, जातीयता की बात 5000 साल से इसको ढो करके चल रहे हैं। नारी पुरुष की समानता अभी भी हमें कहना पड़ता है कि भाई ये करो, कानून बदलेगा। पहले घर में आप बदलेंगे तो कानून भी बदलेगा, घर में नहीं बदलेंगे तो कानून बदलने की बात आप करने भी जाएंगे तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा।
घर के बदलने की बात करें, जमीन पर पांव रखना सीखिए। कहते हैं कि अगर शरीर एक बैटरी है तो डिस्चार्ज होता है जब आप आकाश की बात करते हैं। चार्ज तब होता है जब आप जन्मभूमि के मिट्टी पर अपने जूते खोल करके पांव रखते हैं, उस मिट्टी में, उस गोबर में, उस गंदगी में, वहां जब आप पैर रखेंगे, आपका जो आत्मा की बैटरी है वो रिचार्ज होगा, तब आपको और ज्यादा शक्ति मिलेगी। तो इस तरह के नेतृत्व, वैचारिकी के बाद नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी। संगठन, वैचारिकी संगठन के बाद फिर नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद कार्यसूची की बात है, आपको नए किस्म के स्कूलों का चलाना पड़ेगा। डेनमार्क के, स्कैंडिनेवियन कंट्री क्यों आगे हैं, वहां के राजनीतिक दलों को देखे, सारे के सारे लगभग राजनीतिक दल स्कूल चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं, स्कूल ऐसा चलाते हैं जहां वॉलंटियर जाकर के पढ़ाते हैं। आप लोग गांव में जाकर के साल में 10 दिन 15 दिन कोई भी विषय जाकर के आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं ना, बहुत बड़ी बात तो नहीं है। आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप अपना पैसा छोड़ करके जाकर के गांव में सब महात्मा गांधी बन जाइए, कोई नहीं कह रहा है। आपसे सिर्फ ये अपेक्षा रखी जा रही है कि आप जब गांव में जाएं, 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, 1 हफ्ते रहे, 1 दिन ही रहे, अंतर क्रिया करें, वहां के शिक्षकों को समझे, वहां के विद्यार्थियों को समझे, हॉस्पिटल में जाकर के देखे कि यहाँ क्या हो रहा है, डॉक्टर पीटे जा रहे हैं क्यों, इतना ज्यादा शुल्क है क्यों। आप अगर पूछेंगे तो उसको जवाब मिलेगा और उस जवाब से आपका ज्ञान बढ़ेगा, परिवर्तन की गति आगे बढ़ेगी। तो इस किस्म की अपनी संलग्नता बढ़ाएं। मैंने पहले ही कहा था, मैं बोलने लग जाता हूं तो जब तक कोई रोके नहीं मैं बोलता ही चला जाता हूं, मगर आज यहाँ अब रुकना ही पड़ेगा। और बिजली भी आ गई है, पंखा भी चलने लगा है, आपके पसीने सूख गए होंगे, और अगर मेरी बातों को ध्यान देंगे घर जा करके तो फिर से आपको पसीने आने शुरू हो जाएंगे कि क्या क्या कह दिया है इन्होंने। आपको और ज्यादा पसीना आए, शुभकामना है। अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात